तो मीटरोलॉजी में कोई बाउंड्रीज नहीं है, इट इज़ ए ग्लोबल आस्पेक्ट। एविएशन ऑपरेशंस होते हैं तो उनको सबसे पहले वेदर रिपोर्ट चाहिए होती है। एक तो जो पैटर्न है उसमें चेंजेज है, क्योंकि साइक्लोन तो अपना आप में बहुत बड़ा डिजास्टर जो हर साल ही उन एरियाज पे आता है, तो जो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बिल्कुल एक रियलिटी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगर आप बात करें तो ये 1875 से इसकी शुरुआत हो गई थी, कुछ ऑब्जर्वेटरी शुरू में हुई और उसके बाद फिर आगे बढ़ता गया। तो फिर सबसे पहले जो इसका हेडक्वार्टर्स था कोलकाता में था, तो वहाँ से शुरुआत हुई। और ये एक ऐसा विभाग रहा है जो जब इंडिपेंडेंट भी हुआ तो सब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ चीज़ों का, अलग डिपार्टमेंट्स बने, उनके नाम बदले, सब चीज़ें। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ऐसा था जिसका नाम नहीं बदला, वही चलता है। तो एक तो ये था कि जो रेनफॉल आपको ऑल ओवर इंडिया में मिलती है, और उसमें देखते हैं कि जो मानसून रेन थी वो इम्पोर्टेंट होती थी कि अगर वो अच्छी हो गई तो तब इकोनॉमी अच्छी रहती थी, और अगर उसमें कमी है तो भूखमरी और इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती। और दूसरा था कि जो आपके शिप्स वगैरह जो फिर प्ले करते थे उस समय, जो भी ट्रांसपोर्ट का एक डिस्टेंस के लिए वो था, तो मेनली शुरुआत में जो है आपके शिप ही थे जो उसमें वो करते थे। तो उनमें साइक्लोन आ जाता था, फिर समुद्र में आप देखते थे समुद्री तूफान होता था, इस तरह की चीज़, फिर उस चीज़ को मॉनिटर करने का। तो ये दो चीज़ें शुरुआत में हुई। फिर आगे चल के तो आप ये कहेंगे कि जैसे एविएशन आया फिर उसको सर्विसेज चाहिए थी। अब डेटा की अगर बात करें, मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स, वेजेस पैरामीटर्स हो सकते हैं, चाहे रेनफॉल है, टेम्परेचर्स है, विंड है, तो इस तरह का जो भी डेटा है जो हमारे ऑब्जर्वेटरीज है वो ऑब्जर्व करेगी और उसको आपको फोरकास्टिंग सेंटर को भेजेगी, साथ ही इसको जो है डेटा सेंटर को भी भेजेगी। तो ये सारा डेटा जो है फिर आपका जो है आर्काइव उसमें चला जाएगा। तो जिसका कि हमारा जो सेंटर वो पूना में है, नेशनल डेटा सेंटर, तो एनडीसी पूना है, तो उसमें ये सारा डेटा जाएगा। फिर आगे आप उस डेटा को रिसर्च के लिए यूज करना चाहते हैं या कोई आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी कि कब एक्सट्रीम हुआ था टेम्परेचर या किस तरह की जो भी चीज़ें, तो उसको वो जो पूना ऑफिस है वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है और उसमें वो पब्लिकेशंस भी निकालता है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको जब से कोई ऑब्जर्वेटरी शुरू होती है और जब तक चल रही है तो पूरा डेटा उसका आपको वहाँ पर मिलेगा। तो डेटा जो है आप देखिए प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एयरपोर्ट अगर खोलना है तो वहाँ पर भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि किस तरह का जो है मीटरोलॉजिकल पैरामीटर यहाँ पर रहते हैं, उसी अनुसार आप सारे एयरपोर्ट को डिजाइन करें। अभी आपको अगर किसी रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको सबसे पहले रेनफॉल डेटा वहाँ पे चाहिए कि कितना मैक्सिमम रेन आज तक के जो लॉन्गेस्ट पीरियड है आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें हाईएस्ट रेंज कितनी हुई है, किस तरह के फ्लड उसमें आए हैं, तो उसका स्ट्रेंथ या उसकी कैपेसिटी उसी अनुसार जो है वो डिजाइन किया जाए। इसी तरह आप ब्रिज बनाना है तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी सब मीटरोलॉजिकल डेटा की। एग्रीकल्चर में कह लीजिए वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का रेनफॉल पैटर्न कहाँ पर है या किस तरह के टेम्परेचर वहाँ पर रहते हैं, तो कौन सी फसल यहाँ पे उगानी चाहिए और किसके लिए बेस्ट है, वो सब उस पर डिसाइड करेंगे। मतलब आप ये नहीं है कि हाँ ठीक है हम तो गेहूं बो रहे हैं तो होए तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो ऐसा नहीं है बात। तो आज मैं यही कहूँगा कि मतलब जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं अगर आप उसको अपने यूज के हिसाब से एनालाइज कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ ले रहा हूँ वो ऑब्जर्वेशन दूसरे कंट्री भी यूज करेंगे, वो उनके ऑब्जर्वेशन मेरे साथ शेयर होंगे, मैं भी उनको यूज करता हूँ, क्योंकि आपको जो वेदर प्रिडिक्शन करना वो अराउंड द ग्लोब है। न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स है तो उसमें पूरा ग्लोबल डेटा जाता है, वो चाहे उत्तराखंड में मैंने ऑब्जर्वेशन लिया है चाहे वो तमिलनाडु में लिया है, वो सारा डेटा जो है आपके सिस्टम में जाता है। तो उसको ग्लोबल टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क
के थ्रू ये जो है डेटा शेयरिंग होता है। चाहे स्टेट लेवल कहिए या नेशनल लेवल पे कहिए, आईएमडी का बहुत बड़ा रोल है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग ही देता है। तो उसमें 2-3 तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्री डिजास्टर वी हैव द रोल, कि कोई चीज़ होने वाली है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि हाँ इस एरिया में रेनफॉल कंटिन्यूसली कम हो रही है, पिछले 100 साल के डेटा को एनालाइज करने से ही दिख रहा है। तो यहाँ पे रेनफॉल कम हो रहा तो यहाँ किस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, तो उस पर फिर अब चीज़ें जो करनी है जिनको जो उससे अफेक्टेड हो रहे हैं वो चीज़ उसको देखेंगे। फिर आप देखते हैं कि डिजास्टर है कि हैवी रेन्स हो गई, उसकी वजह से फ्लडिंग आ जाती है, या आप कहते हैं जैसे कोस्टल एरियाज में जाइए साइक्लोन वगैरह आएगा, तो उसके हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि इस तरह का डिजास्टर आगे 4 दिन बाद या 3 दिन बाद इस एरिया को प्रभावित करने वाला है। तो प्री डिजास्टर वी हैव द रोल, ड्यूरिंग द डिजास्टर वी हैव द रोल, एंड आफ्टर डिजास्टर ऑल्सो वी हैव द रोल। आफ्टर डिजास्टर भी आप जब देखते हैं कि किस तरह के नुकसान हुए, किस तरह की रेंस हुई है, तो वो सब डेटा आपसे ही लिया जाता है, आईएमडी से लिया जाता है। तो उसको स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देखेगी, एनालाइज करेगी, और उसी के आधार पर फिर जब आप देखते हैं कि हाँ इस लेवल की चीज़ें हुई है तो इसमें इस तरह का बिल्कुल नुकसान हुआ है, या फील्ड सर्वे भी एक होगा वो भी उसके साथ जुड़ेगा। तो वो सब चीज़ें आप देखेंगे तो बिल्कुल भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो जैसे मैंने बोला तीनों स्तर पे, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर ऑल्सो, पोस्ट डिजास्टर। ह्यूमन लॉस जो है, जब आप इंफॉर्मेशन इस तरह के मीटरोलॉजिकल जो इवेंट होने वाली है उसका आपने प्रिडिक्शन एक दे दिया थ्रू मीडिया, थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी, और चाहे सोशल मीडिया के, ये जो भी इनके थ्रू लोगों को तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, लोग अपने स्तर पे फिर काम करना अपने सेफ्टी के लिए करते हैं। तो लाइफ तो आप बचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो और लॉसेस है वो बचाने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अभी अब एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि आप देखिए साइंस इज वन पार्ट। तो साइंस से आप ये कि ठीक है आपने चीज़ों को देखा, आपने उसको एनालाइज किया और आपने उसको प्रिडिक्शन एक दिया कि हाँ ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन अब दूसरा पार्ट आता है कि टेक्नोलॉजी, कि हम कैसे उसको रोकें। 30 साल पहले बात करिए तो हजारों लोग चपेट में आते थे, लाखों लोग चपेट में आ जाते थे। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि साइक्लोन से 8 या 10 लोग मुश्किल से चपेट में आते हैं, नहीं तो बच जा रहे हैं, क्योंकि आपने उसको प्रिडिक्शन कर लिया और लोगों को पहले ही जहाँ जहाँ प्रभावित हो सकते हैं उनको एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर लिया। तो ह्यूमन लॉस ही जीरो। लेकिन आप इवेंट को वो नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उससे जो मतलब आपका एग्रीकल्चर का लॉस हो गया या आपके रोड्स का लॉसेस हो गया, ब्रिजेज लॉस हो गया, करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है उसको आप अभी तक भी कम नहीं कर पा रहे। तो अब जो नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि जो इसमें चैलेंजेज है वो यही है कि जो वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स है तो उस पर भी काम होने चाहिए। ये बात सही है कि जो फ्लड वाली जो सिचुएशन है वो स्पेशली मानसून सीजन में ही होती है, और अगर हम फ्लड को मैनेज कर लें तो इसमें कई फायदे हो सकते हैं। और उसमें जैसे एक वो भी था उस समय पहले की गवर्नमेंट, जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो उनका एक था कि सभी रिवर्स को जो है अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमको ड्रॉट और फ्लड दोनों में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो एक वो अच्छा मैं कहूँगा विजन वाला बात था। तो वो जो एक कंसेप्ट था तो काफ़ी अच्छा वो हो सकता है, अगर उसमें मुझे लगता है काम होना चाहिए, करना चाहिए गवर्नमेंट्स को। देखिए क्लाइमेट तो चेंज तो होगा, हालांकि हम ये बोलते हैं कि हाँ क्लाइमेट जो है लॉन्ग पीरियड डेटा है और ऐसा ही रहना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि जो है 30 इयर्स बाद या 50 इयर्स बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है उसमें जो भी पैरामीटर्स आपने एक एवरेज वैल्यू उनकी निकाली थी, तो जब आप उसमें और डेटा को ऐड करते हैं तो या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि जो रैपिड इसमें कुछ चेंजेस की जो बात हो रही है
वो यही है कि भाई जो ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है लार्जर स्केल पे, जो मैन मेड एक्टिविटीज है उसकी वजह से, तो जो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बिल्कुल एक रियलिटी है आज के उसमें। और उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं, डेटा को एनालाइज किया गया, तो उसमें ये तो देखा गया कि यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स इंक्रीज है, और उस इंक्रीज की वजह से जो है जो वेदर एक्टिविटी है उन पर उसका असर है। और वो 2-3 तरह से देखने को मिल रहा है। एक तो जो पैटर्न है उसमें चेंजेज है। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो जैसे मानसून सीजन में अगर बात करें तो जो नंबर ऑफ रेनी डेज है जितने होने चाहिए थे मानसून में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई। तो जो हैवी रेनफॉल इवेंट्स है या सीवियर वेदर इवेंट्स है वो उसका नंबर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। एक तो जो है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी जो है सीवियर वेदर इवेंट की, उनमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो है इनका नंबर भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है। पीछे के आप सिस्टम देखेंगे या जब भी इस तरह के हाई इम्पैक्ट वाले या इंटेंस एक्टिविटी वाले रेनफॉल एक्टिविटी वाले जो सिस्टम रहे तो मानसून के सीजन में ही रहे हैं, या तो एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मानसून या एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल ऑफ मानसून, तो इसी पीरियड में होते हैं। अब 2013 की बात करें तो दैट वाज अराइवल टाइम ऑफ मानसून, और उसके बाद के भी कुछ और भी जो जबकि रिकॉर्ड्स थे पीछे ऑब्जर्वेटरीज के, तो वो भी मानसून सीजन के ही रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो अभी सिस्टम यहाँ जिसने प्रभावित किया है, तो मानसून हालांकि पूरे कंट्री से नहीं गया था, कुछ पार्ट से निकल गया था, उत्तराखंड से भी निकल गया था मानसून। यहाँ से 8 अक्टूबर को जो मानसून की विदाई हो गई थी, लेकिन ये था कि सेंट्रल इंडिया है या ईस्ट इंडिया है तो वहाँ पर अभी भी मानसून है। अब उसमें यही है कि जैसे इस समय जो एक्टिविटी हुई थी, एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो निकला और उसमें काफ़ी डीप ट्रफ जो है और लोअर लेवल तक भी आई है। तो उसमें जो मानसून जहाँ पर था उस वाले चीज को उसने खींचा है, तो वो चीजें हो सकती है उसमें, ये तो नहीं कह सकते कि आगे नहीं होगी। तो हो सकता है कल को साइक्लोन या डिप्रेशन कुछ फॉर्मेशन हो गया बंगाल में और वो कुछ नॉर्थ वेस्ट को या ठीक है नॉर्थ वर्ड मूव करेगा और इधर से कोई डीप ट्रफ आएगी और उसकी वजह से फिर से बहुत ज़्यादा रेन जो आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में या बिहार या उड़ीसा में वहाँ हो सकती है। उस समय ये हुआ कि भाई ठीक है उत्तराखंड पे हुई है, लेकिन आप बाद में देख सकते हैं कोई और एरिया पे हो रही। हाँ, कोस्टल एरिया में आप देखते हैं कि साइक्लोन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और फ्लड सिचुएशन भी करते हैं, बहुत बारिश भी देते हैं। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ठीक है उनका वो पता है उनको किस तरह की रेंज होती हैं, तो उन्होंने उसी तरह की अपने लिए व्यवस्था भी करी हुई है या गवर्नमेंट ने भी अब जो और इम्प्रूवमेंट उसमें करने वो किए हैं। हाँ, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अच्छी रेंज यहाँ पर भी होती है, लेकिन हाँ एक्सट्रीम रेंज हो जाए तो कहीं ना कहीं फिर वो दिक्कतें तो करती है। पहाड़ों में चाहे वो फिर लैंडस्लाइड है या फ्लैश फ्लड है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जीवन को अस्त व्यस्त करती है, क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो आवागमन पूरी तरह से रुक जाता है, या फिर और भी जो सुविधाएं हैं उनमें भी बहुत असर उसका देखने को मिलता है। जितना हम लोग नेचर से दूर हटेंगे और अपना कहिए कि जो इस तरह की चीज़ों को करते जाएंगे कि जिससे कि क्लाइमेट को या नेचर को नुकसान हो रहा है, तो फिर नेचर भी हमारे प्रति उसी तरह का हो रखी है। हमको जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम नियर नेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी करें कि जो उसको नुकसान ना पहुँचे। जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी साइंस अवेलेबल है और उससे जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको आपको एक वो बनाना पड़ेगा पार्ट ऑफ लाइफ कि हाँ आज सुबह उठ के मैं देख लूँ आज मौसम का क्या बदला। और ये 5 मिनट का वर्क, कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत समय उसके लिए देखें, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसको बहुत फायदा